देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कथित धांधली के सबूत जल्द ही चुनाव आयोग को सौंपेगी। इसके लिए प्रदेश स्तर पर वीडियो, फोटो और शिकायती शपथ पत्र जुटाए जा रहे हैं। वहीं इस काम में अनुभवी नेताओं की टीम लगाई गई है। सपा नेतृत्व ने उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा से एकदम विपरीत आए। मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट भी भाजपा ने उससे छीन ली। सपा के हाथ सिर्फ 2 सीटें सीसामऊ और करहल ही आई। सपा नेता लगातार कह रहे हैं कि पार्टी समर्थक मतदाताओं को पुलिस ने बूथ तक आने से रोका। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में वोटों की इस बार लूट की। पुलिस ने ईवीएम के बटन खुद फर्जी दबाकर मतदान किए। चुनाव को लेकर सपा जहां सरकार पर आरोप लगा रही है, उसका कहना है कि इस बार पुलिस ने भाजपा सरकार का एजेंट के रूप में काम किया है। हमारे मतदाताओं को बूथ तक जाने नहीं दिया, बल्कि खुद फर्जी तरीके से इस बार मतदान पेटी के बटन दबाए और मतदान डाला है। इसी का नतीजा है कि इस बार जब हम 9 की 9 सीट जीतने वाले थे, तो फिर हार कहां से हुई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, उपचुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन सपा अध्यक्ष लगातार आरोप लगाते हुए सरकार पर कि फर्जी वोट डाले गए, वोटों की लूट की गई। क्या कहना है इसके बारे में? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो चुनाव हुए उसके नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। सिर्फ वो 2 सीटें सीसामऊ और करहल बचाने में कामयाब हुई। 2 सीट वो हार गई, बाकी अन्य सभी जगहों पे उसको हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी देखिए अब आरोप लगा रही है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुआ, उसमें धांधली हुई। हालांकि ये मतदान के दिन से सपा अध्यक्ष और उनकी पार्टी द्वारा ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और अब जल्द ही जो पार्टी है वो चुनाव आयोग में तमाम जो दस्तावेज है, तमाम जो फोटो वीडियोज है, उनको लेके एक शिकायत करने जा रही है और इसको लेके देखिए तमाम जो सीनियर लोग हैं वो इसमें जुट गए हैं और जो अनुभवी लोग हैं उनसे राय ली जा रही है। लीगल टीम की मदद से इस शिकायत को चुनाव आयोग से किया जाएगा, क्योंकि सपा देखिए लगातार आरोप लगा रही है कि जो चुनाव है वो उसमें धांधली हुई है। प्रशासन ने खुद ईवीएम के सारे बटन दबा दिए। खुद की जैसे देखिए मुस्लिम बाहुल्य सीट पे भी बीजेपी 1 लाख से अधिक वोटों से जीती, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। हालांकि वहां पे सपा के प्रत्याशी का विरोध जरूर सामने आ रहा था, लेकिन सपा जो है वो आरोप लगा रही है कि तमाम जगहों पे धांधली हुई, चाहे कटहरी की बात करें, चाहे कुंदरकी की बात करें, चाहे सीसामऊ की बात करें। तो इन तमाम आरोपों को लेके देखिए जो समाजवादी पार्टी है वो शिकायत करने जा रही है और वहां पे शिकायत करके कार्रवाई की मांग करने जा रही है। इसके लिए देखिए तमाम जो अनुभवी नेता है उनसे भी पार्टी के लोग राय मशवरा ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो शिकायत है वो की जाए, जिससे कि उनके पक्ष में फैसला हो सके। जी अभिनव, और इसके लिए एक बड़ी टीम लगाई गई है कि बड़ी टीम इसको सबूत इकट्ठा करेगी, वीडियो इकट्ठा किए जाएंगे, फोटो इकट्ठा किए जाएंगे। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि सपा अध्यक्ष ने पहले भी कहा है कि हम सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और ये सारी चीजें चुनाव आयोग को पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले भी लगातार कहते हुए आए कि ये जो भी लोग हैं उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों के उन्होंने नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए। तो देखिए तमाम जो सबूत है कहने उनको सबको समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम वीडियो फुटेज जो है वो इकट्ठा की जा रही है और देखिए इन सबको साथ में लेके समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बहुत जल्द चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी शिकायत जो है और ज्ञापन जो है वो देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और देखने वाली बात है ये चुनाव आयोग क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि हमने देखा कि मतदान के दिन 5 पुलिसकर्मी जो है उनको भी निलंबित किया गया। उनपे आरोप था कि वो लोग वोटर आईडी कार्ड से कर रहे थे, जबकि ऐसा अधिकार उनको नहीं मिला है। वो अधिकार सिर्फ पीठासीन अधिकारियों को या उनकी टीम को है। तो देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग से मिलकर सपा के लोग क्या कहते हैं और चुनाव आयोग इस पे कैसे संज्ञान लेता है।
जी, अभी ना और चुनाव के समय पे अखिलेश यादव की तरफ से ये एक चिट्ठी लिखी गई थी कि 3 सीटों के चुनाव फिर से कराए जाए। चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी, क्या कहना है उसके बारे में? क्योंकि उस वक्त तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन वो फिर से इन चीजों को उछाल रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए सपा ने कई जगहों पे दोबारा से चुनाव कराने की माँग की थी। देखिए मीरापुर के करीब 52 बूथों पे माँग की, इसी तरह तमाम जो विधानसभा सीट है वहाँ पे इन्होंने, और ये देखिए ये जो सपा की माँग है, ये ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने के बाद, ये चुनाव के बाद से ही ऐसी माँग है उनकी। कई जगह पे री-पोलिंग कराई जाए। उनका कहना है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुए। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग उनकी इन माँगों को मानता है या नहीं, और फिर वो जब शिकायत करने जा रहे हैं आयोग से, तो क्या कुछ सबूत जुटा के जा रहे हैं, और फिर आयोग में उनके लिए आयोग क्या कुछ फैसला लेता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी, जी अभिनव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर सपा मुखिया की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि चुनाव में इस बार धांधली हुई थी, भाजपा ने इस बार लूट की है वोटों की। पुलिस अधिकारियों पर भी सीधे तौर पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना कि इस बार पुलिस ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है, क्योंकि हमारे मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया और खुद पुलिस वालों ने वोट डाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य शहर संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर विरोध बढ़ते जा रहा है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। तो वहीं अब इस बीच सपा की ओर से ये ऐलान किया गया कि 12 प्रतिनिधियों का एक मंडल आज संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की जानकारी जुटाएगा। दरअसल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाएगा। इससे पहले संभल में बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, जिसमें बाहरी व्यक्ति की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन भी शामिल है। गौरतलब है कि संभल हिंसा को लेकर इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार इसे सरकार पर घेर रहा है और इसका सारी जिम्मेदारी सरकार के माथे पर फोड़ रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस हिंसा की जिम्मेदार सरकार को ठहराया है। बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे, और फिर बीजेपी के पास जवाब किया जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई, तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं। इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं। अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे? हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान। कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। जो कुछ भी संभल में नाखुशगवार और काबिल मजम्मत वाक़यात पेश आए हैं, उनका जाहिर सी बात है सभी को रंज गम है, और ख़ासकर जो नौजवान इसमें मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के साथ हम सब अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं। और सभी से ये अपील है कि हर हाल में अमन अमान को कायम रखा जाए और किसी भी सूरत में वायलेंस को ना किया जाए और क़ानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। और इसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, और इस तरीक़े के वाक़यात को किस तरीक़े से रोका जा सकता है, इस पर भी हम ये समझते हैं कि गौर व ख़ौज़ होना चाहिए कि आखिर ये बार बार मस्जिदों के सर्वे का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कहाँ पर आकर ये ख़त्म होगा। और सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी मुल्क में पहले से पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बनाया हुआ है, जिसके की तहत 15 अगस्त 1947 को जितनी भी इबादतगाहें हैं अदर देन बाबरी मस्जिद, जो भी उनका स्टेटस था वो स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। उसके बावजूद भी आए दिन बार बार नई नई मस्जिदों
के सिलसिले में सर्वे का ऑर्डर आ रहा है, इसको लेकर के मुसलमानों के अंदर काफ़ी बेचैनी है। लिहाजा हम समझते हैं कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से उपचुनाव में हुई धांधली और संभल हिंसा को एक साथ जोड़ा है और इसका पूरा ठीकरा उन्होंने भाजपा सरकार पर फोड़ा है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान देखिए रविवार को एक बवाल और हिंसा हुई, जिसमें करीब 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें मृतकों में अधिकतर जो है वो एक समुदाय विशेष से जो लोग हैं उनकी मौत हुई है। और इसके बाद देखिए सपा मुखिया लगातार सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि जो विपक्ष जो सरकार है वो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार के लोग जिस तरह उपचुनाव में धांधली हुई है उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने दोबारा इस तरह का सर्वे कराया। वहां पे देखिए इस तरह से हिंसा फैली और इसके लिए लेकिन सरकार जो है वो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके पार्टी के विधायक के बेटे को दोषी मान रही है। सरकार के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने वहां पे अफवाहें फैलाई, इन लोगों ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद वहां पे हिंसा जैसी घटना हुई। और देखिए आवाज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो संभल जा रहा है। करीब 12 सदस्य इसमें शामिल है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के अध्यक्षता अगुवाई में ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये संभल जाएगा। इसमें देखिए तमाम सांसद और विधायक जो है वो इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। हालांकि संभल में रोक लगाई गई है किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने से। संभल में इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। वहाँ हालात अभी भी जो है नाजुक बनी हुई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने वहाँ किसी भी बाहरी आदेश आया था प्रशासन की तरफ से कि 30 तारीख तक बाहर से किसी भी व्यक्ति या राजनेता को आना बैन है। चंद्रशेखर आजाद भी जाना चाहते, उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया गया था। ऐसे में सपा के डेलीगेशन जाना ये कहां तक सही है? क्या लगता है कि उन्हें एंट्री मिलेगी संभल में, जबकि 30 तारीख तक रोक है? देखिए संभल जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है इसको भी प्रशासन रोक लेगा। जैसे ही कल आपने देखा चंद्रशेखर आजाद रावण जा रहे थे मिलने, उनको रोक लिया था प्रशासन ने। तो ऐसे ही संभल जो आज इनका प्रतिनिधि मंडल मिलने जा रहा है सपा का, ऐसा लग रहा है कि इनको भी संभल नहीं जाने दिया जाएगा, इनको भी पहले रोक दिया जाएगा। क्योंकि देखिए वहां पे हालात जो है वो तनावपूर्ण है और तनावपूर्वक है। और वहां पे देखिए इस तरह से किसी भी राजनीतिक दल के लोग वहां जाएंगे तो गहमा गहमी और बढ़ सकती है। इसी को लेके देखिए जो संभल प्रशासन है वो पूरी तरीके से इसको लेके अलर्ट है और तमाम जो है बातें कह रहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस दौरान यहाँ ना आए, इससे माहौल खराब हो सकता है। हालांकि जो सपा का प्रतिनिधि मंडल है वो आज संभल जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि संभल में उसको एंट्री मिल पाती है नहीं। हालांकि संभावना यही है कि प्रशासन पहले इनको रोक लेगा, संभल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जी अभिनव, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष इस पूरे मामले पर इतनी राजनीतिकरण कर रहा है? क्योंकि इसका चुनाव से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव के नतीजों को संभल हिंसा से जोड़ रहा है विपक्ष, आखिर क्यों? देखिए संभल में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ। कोर्ट ने बिना एक पक्ष को सुने हुए ही सर्वे का आदेश दे दिया, जिसको लेके देखिए काफी जो लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। फिर उसके बाद जब कोर्ट ने एक दिन आदेश दिया था सर्वे का, तो इन्होंने दोबारा सर्वे क्यों कराया? एक बार और पहले सर्वे हो चुका था। रविवार को देखिए ये दूसरी बार टीमें पहुंची थी और जब टीमें पहुंची तो क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं था? क्या उन्होंने पीस कमेटी से बैठक की थी कोई की शांति व्यवस्था बिगड़ ना पाए? जैसे कि हमने देखा ज्ञानवापी में जब सर्वे होना था तो वहां पे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। दोनों पक्ष के लोगों को बुला के बैठा के पहले से बातचीत की गई, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, उसके बाद सर्वे हुआ। लेकिन ऐसा तो संभल में प्रशासन ने नहीं किया। तो इससे भी देखिए माहौल बिगड़ा, किसी को सूचना नहीं थी सर्वे की। अचानक से ये लोग रविवार को सुबह 7 बजे पहुंच गए और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे अफवाह फैल गई, मस्जिद की खुदाई हो रही, जिसके बाद पूरा जो हंगामा है वो बढ़ता चला गया। और इसमें भी देखिए पुलिस पे फायरिंग का तक आरोप लगा, ऐसा आरोप लगा कि सीओ की गोली से एक युवक की जान गई है। और देखिए मरने वालों में अधिकतर जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। तो ऐसे में देखिए और पक्ष और विपक्ष इस मामले में हमलावर हो गया है। तो देखने वाली बात है कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या सपा का डेलीगेशन आज वहां पे मिल पाता है या नहीं मिल पाता। जी अभिनव, और एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय के मौलाना और उनके पक्ष के वकील का कहना था कि जब सर्वे हो रहा था तो दूसरे पक्ष ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ये हिंसा भड़क गई। लेकिन वही पुलिस की तरफ से ये सफाई आई थी कि जिस वक्त सर्वे चल रहा था मौलाना और उनके वकील अंदर ही थे और हिंसा बाहर भड़क रही थी। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि मुस्लिम जो पुलिस प्रशासन है उसने तो साफ तौर पे मुस्लिम समुदाय के दावों को झूठा बता दिया है।
देखिए ये तमाम वीडियो जो है वो भी सामने आ गए हैं। जब सर्वे करने टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो उसके बाहर तमाम लोग जो है उनकी भीड़ आके जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां जी। पे दिखाई दिए। और इस तरह के जो वीडियोज है वो भी तमाम सोशल मीडिया पे वायरल है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि आपने हमें पहले से सूचित नहीं किया था, आप सर्वे के लिए आ रहे हैं, आपको हमसे बताना चाहिए। और कोर्ट ने आदेश एक बार सर्वे के लिए दिया था, आपने ये जो दोबारा सर्वे किया है इसके लिए क्या कोर्ट ने आदेश दिया, आप किससे परमिशन लेके आए। हालांकि तमाम बवाल हिंसा के बीच जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। 29 तारीख को देखिए जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी और वहां तब जाके पता चलेगा कि वहां पे शाही जामा मस्जिद है या फिर नीचे वाकई में जो शिवलिंग है वो है कि भगवान शंकर का वहां पे मंदिर है। जी, अब ना पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि जानबूझकर हिंसा भड़काने के लिए एक गली में ज्यादातर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। कुछ वीडियो भी ऐसे वायरल हुए थे जिसमें ये देखे गए थे कि कुछ युवक नकाबपोश पहने और पथराव कर रहे हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमें बिना बताए सर्वे करने आई थी इस वजह से और नारे लग रहे थे इस वजह से हिंसा भड़की, तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये सारी एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनके पास पहले से पत्थर थे और एक भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। देखिए पत्थरबाजी की जो आप बात कर रहे हैं ये बात देखिए सामने आ रही है कि पुलिस के लोगों पे पथराव किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि एक समुदाय विशेष की ओर से ये पथराव किया गया। लेकिन जिनकी मौत हुई है, जो 4 लोग एक विशेष समुदाय से जिनकी जान गई है, पुलिस उसको कैसे जस्टिफाई करेगी? उनकी मौत किसकी गोली से हुई है? क्या पुलिस ने उन पे गोली चलाई या फिर उनके समुदाय से ही लोगों ने गोली चलाई या फिर हिंदू पक्ष से उन पे गोली चली? पुलिस को इन 4 मौतों का तो जवाब देना ही पड़ेगा। उस पे क्या कुछ कार्रवाई की? 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई इस पूरी हिंसा में। वो 4 लोग एक विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते थे, तो पुलिस ने उस पे क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या बताएगी कि उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है, उनकी मौतों का हत्यारा कौन है? ये तमाम देखिए जो सवाल है उसके जवाब पुलिस को भी देने होंगे। पुलिस ने देखिए वहां कोई तैयारी नहीं की थी, डीएमएसपी की लगातार लापरवाही वहां पे उजागर हुई। इन्होंने कोई पीस कमेटी की बैठक नहीं की, अचानक से रविवार सुबह वहां पहुंच गए सर्वे करने टीम फोर्स लेके। और वहां पे देखिए अफवाह जब फैली कि मस्जिद की खुदाई हो रही तो वहां पे जो भावनाएं थी वो भड़क गई और फिर लोग पथराव करने लगे। फिर पुलिस ने भी आंसू गैस की गोली दागी और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी वहां पे फायरिंग की। तो देखने वाली बात है कि पुलिस अपने इस बयान पे क्या कुछ कहती है। बहरहाल अभी वहां पे जो हालात है वो तनावपूर्वक है। सपा का डेलीगेशन आज मिलने जा रहा है। ठीक है, अभिनव क्या लगता है कि अगर सपा का डेलीगेशन आज जो संभल जाने के लिए रवाना होने वाला है, अगर पुलिस प्रशासन उसे बीच रास्ते में रोकती है तो फिर से मुद्दा उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से? देखिए विपक्ष तो अभी इस पूरे मामले में राजनीति कर ही रहा है, क्योंकि विपक्ष को अपने वोट बैंक पे खास मैसेज देना है और उसी को लेके देखिए आज सपा का पूरा जो डेलीगेशन है वो मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन जो है वो मिलने नहीं देगा और रोकने की कोशिश करेगा और इसी को विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है। देखने वाली बात रहेगी कि विपक्ष के लोग जब आज जा रहे हैं, सपा का डेलीगेशन जब आज मिलने जा रहा है तो उनको प्रशासन रोकता है, नहीं रोकता, और रोकता है तो फिर आगे क्या कुछ होता है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासन से देखिए नोकझोंक भी सपा के प्रतिनिधिमंडल की हो सकती है। ठीक है जी, अभिनव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सपा का एक डेलीगेशन संभल जाने के लिए रवाना हो जाएगा, लेकिन वही बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 30 तारीख तक किसी भी बाहरी व्यक्ति या राजनेता का संभल के अंदर आना पूरी तरीके से बैन है।